बच्चों, अब हम लोग जो भारतीय कला और संस्कृति का पोर्शन है, जो कि मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो उस पक्ष पर अध्ययन करते हैं कि भारतीय कला संस्कृति यानी प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल तक की कला संस्कृति का अध्ययन करते हैं। इस दौरान ये भी स्पष्ट कर दूं बच्चों कि कुछ चीज़ें संस्कृति के अंतर्गत, जैसे भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन जैसे जो चैप्टर थे, उनको मैं ऑलरेडी मध्यकालीन भारत के इतिहास में कर दिया हूँ। तो वो चूँकि प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो उनको आप दोनों दृष्टि से देख सकते हो। लेकिन जो शेष चीज़ें थीं उनको मैं एक अलग कोर्स के अंतर्गत, कला संस्कृति के अंतर्गत चीज़ों को इलेबरेट करते हैं। तो हम लोग अब भारतीय कला संस्कृति को देखते हैं। भारतीय कला को हम लोग अब स्पेशली पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखें आखिर कला क्या है। कला क्या है बच्चों? कला जो है वो सामान्य अर्थों में अगर आप कहें तो सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। कला क्या है? सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। कला विभिन्न रूपों में व्यक्त होती है। जैसे सिर्फ इसे हम वास्तुकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला के अंतर्गत ही नहीं देखते, बल्कि कला में हम नृत्य को, संगीत को, वाद्य को भी शामिल करते हैं। तो एक तरह से अगर आप देखो तो एक जो है विभाजन या विविध रूप कला में देखे जाते हैं। तो हम कला को अगर पढ़ना चाहें तो इसको विभिन्न रूपों में बांटें। जैसे वास्तुकला, इसी में स्थापत्य कला को भी शामिल कर लिया जाता है। मोटे तौर पर स्थापत्य कला, फिर मूर्ति कला, फिर चित्रकला, और फिर ललित कला। ललित कला तो वास्तुकला यानी स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला और ललित कला, मोटे तौर पर इनको हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं। अब हम एक एक को लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम ले तो वास्तुकला को हम लेते हैं कि वास्तुकला जो है वो किस रूप में महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, इसको इस तरह से भी हम देखते हैं। ठीक है। वास्तुकला का सामान्य अर्थ यह है कि जो वस्तुगत हो। जैसे अगर आप इसके उदाहरण के रूप में देखें तो भवन है, मंदिर है,
गुफाएं हैं, ठीक है, इनको हम वास्तुकला के अंतर्गत मुख्य रूप से रखते हैं कि जो भी भवन, मंदिर, गुफाएं इत्यादि बनाई गई हैं, इनको हम वास्तुकला के अंतर्गत रख सकते हैं। और भवनों के अंतर्गत ही हम बहुत सारी चीज़ों को रख सकते हैं। स्पेशली अगर आप देखें तो इसी के अंतर्गत हम नगर नियोजन को भी रख सकते हैं, क्योंकि नगर नियोजन में तो बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन नगर नियोजन को या भवन को नगर नियोजन का एक हम भाग मानते हुए इसे वास्तुकला से जोड़ते हैं। यानी नगर नियोजन जो है वो वास्तुकला का पक्ष है। आपकी जो परीक्षाएं, यानी चाहे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा, उसमें जो नेचर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें वास्तुकला से रिलेटेड प्रश्न, स्थापत्य कला से रिलेटेड और अन्य जो कला के विविध रूप जो हैं उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कभी कभी नगर नियोजन से रिलेटेड चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं कि आखिर नगर नियोजन क्या है, वास्तुकला के अंतर्गत इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो इसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं। अब अगर हम वास्तुकला की प्राचीनता को देखें बच्चों, कि प्राचीनतम रूप में ये कहाँ से शुरू होती, कब से शुरू होती, तो ये तो पाषाण काल से शुरू मानी जाएगी। पूर्व पाषाण काल में अगर आप देखें बच्चों, वास्तुकला के अंतर्गत हम देखते हैं कि किस तरह से जो है विभिन्न प्रकार के टूल्स बनाए जा रहे हैं, चाहे पेबुल हो और फलक हो, ये सब भी वास्तुकला के अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं कि प्राचीन कालीन जो मानव था, यानी पाषाण कालीन जो मानव था, वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये सारे टूल्स बनाते थे। और इन पत्थरों का उपयोग वह न सिर्फ शिकार करने के लिए करता था बल्कि सुरक्षा के लिए भी करता था। तो प्राचीन काल में हम इनको देख सकते हैं। पाषाण काल में अगर आप देखें तो वास्तुकला के अलावा गुफाओं में हम चित्रकारिता को भी देख सकते हैं। तो हम सीक्वेंस में पहले वास्तुकला को लेंगे, फिर मूर्तिकला को, फिर चित्रकला को, फिर ललित कला को, प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक काल के संदर्भ में। तो ये सिस्टमेटिक वे में आपके दिमाग में रहेगा कि वास्तुकला को सबसे पहले देखते हैं। अब वास्तुकला को हम अगर देखें वास्तव में विकसित रूप में, तो इसे हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता से, ठीक। हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है, यानी हड़प्पा सभ्यता की जो वास्तुकला थी, उस वास्तुकला के अंतर्गत नगर नियोजन को शामिल किया जाता है। नगर नियोजन को शामिल किया जाता है। नगर नियोजन को शामिल किया जाता है। हड़प्पाकालीन जो नगर नियोजन था उसकी विभिन्न विशेषताएं थी और उन विशेषताओं को हम सीक्वेंस में रखते हैं कि आखिर हड़प्पाकालीन जो नगर नियोजन था उसके अंतर्गत किन किन चीज़ों को शामिल किया जा सकता है। तो हड़प्पाकालीन जो नगर नियोजन है, नगर नियोजन की विशेषताओं की अगर हम बात करें, नगर नियोजन की विशेषताएं, इसमें पहली बात जो देखने को मिलती है बच्चों, वो ये है कि कैसे जो है नगर योजना बनी हुई थी। नगर योजना में अगर आप देखें
तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ऐसे जैसे आकार की दृष्टि से देखिए, ये मैंने यहां बना भी दिया। तो ये जो एरिया आता था सामने, यहां जो है भवनों का निर्माण किया जाता था। यानी समकोण पर जब सड़कें एक दूसरे को काटती थी तो जो संरचना उभरती थी, उस संरचना में इस जगह भवनों का निर्माण किया जाता था। तो इस तरह से इनके नगर नियोजन में हम देखते हैं कि सड़कें एक दूसरे को जब समकोण पर काटती थी तो नगरों की भवनों की संरचना सामने आती थी, और ये जो भवन बनते थे, भवन को रक्षा प्राचीर से घेरा जाता था। रक्षा प्राचीर से घेरा जाता था। रक्षा प्राचीर से घेरा जाता था, यानी एक तरह से देखिए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पा सभ्यता में जो भवन बनते थे, उस भवन की सुरक्षा के लिए ये चीजें होती थी। होता क्या था कि नगर में 2 टीले होते थे। नगर में 2 टीले, नगर में 2 टीले थे। एक पश्चिमी टीला था, और दूसरा नगर टीला था। पश्चिमी टीला ही रक्षा प्राचीर से घिरा था। रक्षा प्राचीर से घिरा था, क्योंकि इस पश्चिमी टीले, जिसे हम दुर्ग टीला भी कहते हैं, पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला भी कहा जाता है, क्योंकि दुर्ग के आकार के भवनों का निर्माण किया जाता था। इसमें जो है शासन प्रशासन पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे, यानी महत्वपूर्ण लोग रहते थे समाज के। उनकी सुरक्षा के लिए रक्षा प्राचीर बनाई गई थी भवनों के चारों ओर, ताकि सुरक्षा बनी रहे, नाम से ही है। नगर टीले में भी भवनों का निर्माण किया जाता था, लेकिन ये भवन जो होते थे ये रक्षा प्राचीर से घिरे नहीं होते थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हड़प्पा कालीन जो नगर नियोजन है, उसमें जो भवनों का निर्माण किया गया था वो इसी तरह से, और आज का भी जो नगर नियोजन है उसमें भी इस ढंग की बातें देखने को मिलती हैं कि किस तरह से सड़क के दोनों साइड में भवनों का निर्माण किया जाता था। अब जो खास बात है वो देखें कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो कमोबेश आज के नगर नियोजन से मिलता है। और इसमें अगर आप देखें तो सड़कें, नालियाँ, छोटी छोटी नालियाँ, सबकी पूरी व्यवस्था सिस्टमेटिक वे में देखने को मिलती है। तो इन भवनों का जो निर्माण किया जाता था वो इसी रूप में ही किया जाता था कि जो भी जीवन के लिए निर्माण आवश्यक है उसको बहुत व्यवस्थित रूप में किया जाए। इस नगर नियोजन की जो खास बात थी वो यही थी कि महत्वपूर्ण लोगों को सुरक्षित ज़्यादा बनाया जाता था। सामान्य लोगों के लिए भी भवन की संरचना इसी रूप में कमोबेश बनी थी, लेकिन महत्वपूर्ण लोगों को रक्षा प्राचीर से घेर करके सुरक्षित किया जाता था। फिर इस जो नगरीय संरचना थी इसमें सड़कों का एक जाल जो है दिखाई दिया गया था। एक तरह से देखिए तो ग्रिड पद्धति पर नगरों को बसाया गया था। नगरों को बसाया गया था। ठीक, नगरों को बसाया गया था ग्रिड पद्धति पर। ठीक है। और अगली विशेषता के रूप में अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि कैसे जो है ये सड़कों का एक जाल हमें दिखाई दे रहा है। सड़क व्यवस्था,
ये बातें तो मैं ऑलरेडी आपको नगर नियोजन में बताई कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, लेकिन यहाँ सड़क व्यवस्था को स्पेशली अगर हम देखना चाहें तो सड़कों का एक जाल दिखाई देता है। जाल दिखाई देता है, सड़कों का एक जाल दिखाई देता है। ठीक, यानी समकोण पर, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, समकोण पर सड़कें काटती थी, समकोण पर सड़कें एक दूसरे को काटती थी। एक दूसरे को काटती थी और सड़कों की चौड़ाई लगभग 9 मीटर तक होती थी। 9 मीटर तक होती थी। सड़कों की चौड़ाई लगभग 9 मीटर तक होती थी, यानी सड़कें चौड़ी थी, इस बात का प्रमाण मिलता है। और यही नहीं, अगर आप देखो वास्तुकला की दृष्टि से इनको हम देखें तो एक जो है कहा जाता है कि हाईवे वाली भी संकल्पना दिखाई देती है, यानी मुख्य मार्ग एवं राजमार्ग की व्यवस्था को भी देखा जा सकता है। तो ये जो है सड़क व्यवस्था के अंतर्गत अब इसको देख सकते हैं कि किस तरह से ये सड़कें जो है नगर नियोजन में वास्तुकला के अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से देखी जा सकती हैं। और ये इसमें हम इंडस वैली के लोगों की दक्षता को भी देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने नगर नियोजन में वास्तुकला के अंतर्गत सड़कों का एक जाल बिछाया। छोटी छोटी सड़कें, बड़ी सड़कें और राजमार्ग जैसी सड़कों की चौड़ाई लगभग 9 मीटर की, ये भी व्यक्त करता है कि वो लोग अब इस बात को तो हम नहीं व्यक्त कर सकते कि वहाँ ट्रैफिक जाम की सिचुएशन थी क्या, जो इतनी चौड़ी सड़कें बनवाई गई, बट ये माना जा सकता है कि वो काफ़ी दूरदर्शी थे कि सड़कों को इतना चौड़ा होना चाहिए ताकि आवागमन बाधित ना हो। यानी एक वैज्ञानिकता, एक विजन दिखाई देता है उनके अंदर। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। एक वैज्ञानिक मनोवृत्ति को भी हम देख सकते हैं कि उन्होंने सड़क निर्माण में इन सारी चीज़ों को देखा है। और यही नहीं, अगर आप देखें तो ये जो सड़कें होती थी ये चतुर्भुजाकार की होती थी, चतुर्भुज आकार में सड़कें होती थी। और ये विभिन्न शहरों में जो बस्तियां होती थी उन एक दूसरे को इस रूप में जोड़ती थी ताकि आवागमन बाधित ना हो। तो इस तरह से हम सड़क व्यवस्था को इसके अंतर्गत देख सकते हैं। अगली विशेषता के रूप में अगर हम देखें तो नालियों की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था एवं स्वच्छता। अब क्या है बच्चों कि जो भवन बनते थे, भवन निर्माण जो इंडस वैली में हुआ था, उन भवनों के निर्माण में अगर आप देखें तो हम देखते हैं कि स्नानागार भी देखने को मिलता है। यद्यपि स्नानागार हम आपको अलग से थोड़ा सा डिटेल करेंगे। स्नानागार भवनों में कुएं की व्यवस्था, कुएं से पानी निकलता था, स्नानागार में इस्तेमाल किया जाता था, रसोई में इस्तेमाल किया जाता था।
और जो गंदे पानी होते थे, गंदे पानी नालियों के द्वारा निकलते थे। यानी साफ सफाई की उन्नत व्यवस्था आप देख सकते हैं। और यही नहीं, इसमें यह भी देखें बच्चों कि जो छोटी छोटी नालियां थी, छोटी छोटी नालियां अंत में बड़ी नाली से मिल जाती थी। अंत में बड़ी नाली से मिल जाती थी। अंत में बड़ी नाली से मिल जाती थी। और यही नहीं, नालियों को ढका जाता था, यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि नालियों को किस तरह से ढका जाता था ताकि किसी भी प्रकार का वातावरण दूषित प्रदूषित ना हो, गंदगी बाहर ना फैले। तो ये भी एक उल्लेखनीय विशेषता है कि किस तरह से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न नगरों में नालियों की व्यवस्था देखने को मिलती है। ये नगर नियोजन की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में हम इसको देख सकते हैं, जो हड़प्पा काल में देखने को मिलती है। अगली व्यवस्था के रूप में अगर हम देखें इसको, तो बृहत स्नानागार सामने आता है। बृहत स्नानागार सामने आता है। बृहत स्नानागार, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, लेकिन बृहत स्नानागार को बताने से पहले भवन नियोजन को भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आखिर भवन का निर्माण कैसे होता था। भवन नियोजन, जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों कि सड़कों के जाल में जो समकोण प्रकाटती थी, जो स्पेस आता था, वहां भवनों का निर्माण किया जाता था। भवन एक मंजिला, दो मंजिले, एक मंजिला, दो मंजिले भी होते थे। अगर आप देखें तो एक मंजिले और दो मंजिले भवन होते थे। इन भवनों में सीढ़ियां होती थी। स्नानागार होता था। भवनों के बीच में आंगन होता था। भवनों के बीच में आंगन होता था। कुआं होता था। कुआं होता था जो जल आपूर्ति करता था। रसोई होती थी। रोशनदान होते थे। रोशनदान होते थे। भवन के दरवाजे गलियों में खुलते थे।
लोथल में दरवाजे सड़कों पर खुलते थे। सड़कों पर खुलते थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि रोशनदान, खिड़कियां, दरवाजे, एक मंजिला, दो मंजिला, सीढ़ियां, कुआं, बरामदे, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं इसके अंतर्गत भवन निर्माण में हम देख सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप देखो तो इन भवनों का जो निर्माण था वो पक्की ईंटों के द्वारा किया गया था। कहने मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता से ही हमें पक्के ईंटों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। इन ईंटों का अगर हम आकार प्रकार देखें, यानी इनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, तो ये 4:2:1 के अनुपात में दिखाई देता है। पक्की ईंटों की लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई मोटाई 4:2:1 के रूप में थी। तो इस तरह से जो है हम देख सकते हैं कि इन ईंटों का जो निर्माण किया जाता था वो इस रूप में किया जाता था। और एक चीज़ और भी हम देख सकते हैं कि ये जो भवन होते थे एक सार्वजनिक महत्व के भवन होते थे। सार्वजनिक महत्व के भवन, सार्वजनिक महत्व के भवन होते थे, यानी जो प्रशासकीय भवन होते थे, और दूसरे निजी भवन होते थे। निजी भवन भी होते थे। तो इनको इस तरह से भी हम देख सकते हैं, सार्वजनिक महत्व के भवन, निजी भवन दोनों होते थे। ठीक, दोनों को हम देख सकते हैं। और इनके प्रमाण भी हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। नगर नियोजन के अंतर्गत ही एक जो विशेष रूप से अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था, बृहत स्नानागार, बृहत स्नानागार, बृहत स्नानागार। इस बृहत स्नानागार का प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिलता है। मोहनजोदड़ो से मिलता है। ठीक, बृहत स्नानागार का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिलता है। अगर हम इसके मोहनजोदड़ो वाले की बात करें बच्चों, तो ये माना जाता है कि ये लगभग 180 फीट उत्तर से दक्षिण था और 108 फीट पूरब से पश्चिम। 180, 108 उत्तर से दक्षिण और पूरब से
पूरब से पश्चिम। ये बृहत स्नानागार की जो है उत्तर से दक्षिण 180 जो है फीट, 180 फीट। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितना बड़ा जो है स्नानागार था। ठीक, और यही नहीं, इस बृहत स्नानागार से कुछ और बातें भी, जैसे सार्वजनिक स्नान, सार्वजनिक स्नान की धारणा का प्रमाण मिलता है, का प्रमाण मिलता है। आज भी अगर आप देखें बच्चों, अगर हम इनकी तुलना करें तो जैसे पुष्कर, पुष्कर में स्नान की सार्वजनिक स्नान की परंपरा बनी हुई है, बनी हुई है। कहने का मतलब यह है कि इसका धार्मिक महत्व था, धार्मिक महत्व था। इसके अलावा अगर देखें बच्चों तो एक चीज और दिखाई देता है कि जैसे आप देखते हैं कुंभ मेला, कुंभ मेले में नदियों में सामूहिक स्नान किया जाता है, सामूहिक स्नान किया जाता है। ठीक है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट अलग है, अमृत समुद्र मंथन, अमृत की बूंदों का गिरना अलग चीज है, लेकिन बृहत स्नानागार सामूहिक स्नान की जिस सार्वजनिक परंपरा को, धारणा को व्यक्त करता है, उसे हम आज भी देख सकते हैं पुष्कर में, अजमेर के पुष्कर में। साथ ही साथ हम कुंभ मेले में नदियों में सामूहिक स्नान की परंपरा से भी इसको जोड़ सकते हैं। यानी प्राचीन काल से ही भारत में सामूहिक स्नान की परंपरा की धारणा दिखाई देती है। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगली विशेषता की ओर हम लोग बढ़ें और हम इसमें देखते हैं कि इनके सार्वजनिक महत्व के जो भवन होते थे उसमें अन्नागार भी मिलता है, अन्नागार, फूड ग्रेन्स जिसे कहते हैं। और आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ी इमारत थी, सबसे बड़ी इमारत थी, सबसे बड़ी इमारत थी। न सिर्फ मोहनजोदड़ो की, बल्कि अभी ये माना जा रहा है कि पूरे हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार ही थी। यह बृहत स्नानागार जो बना था उससे भी बड़ी थी और माना यह जाता है कि ये लगभग पूर्व से पश्चिम 45 मीटर के आसपास और उत्तर से दक्षिण 22 मीटर के आसपास ये चौड़ी थी। तो इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं कि कैसे मोहनजोदड़ो में जो है ये निर्माण कार्य किया गया था, जो बृहत स्नानागार से भी बड़ा था। अन्नागार सार्वजनिक महत्व का भवन था। इससे 2-3 बातें और स्पष्ट होती हैं। इससे एक चीज़ ये होती है कि जैसे अन्नागार अगर इतना बड़ा बना है तो जो महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई दे रही है वो ये कि इसमें हो सकता है कि अनाज का भंडारण आपदा के लिए किया जाता होगा, आपदा के लिए,
आपदा के लिए किया जाता होगा, किया जाता होगा। ठीक, आपदा के लिए किया जाता होगा। एक और चीज जो इससे स्पष्ट होती है कि कर अनाज के रूप में, अनाज के रूप में लिया जाता होगा, लिया जाता होगा। इस बात की भी संभावना व्यक्त की गई है कि अन्नागार जो इतना बड़ा है कि सामान्यतः ये माना जाता है कि इस अन्नागार की जो लंबाई और चौड़ाई थी ये काफ़ी बड़ी थी, बृहत स्नानागार से भी बड़ी थी, जो स्पष्ट करता है कि बृहत स्नानागार से भी बड़ी है अन्नागार। इसका मतलब है कि इसका जो है आर्थिक महत्व ज़्यादा था। और जैसा कि सामान्यतः अनुमान किया जाता है कि हो सकता है भंडारण किया जाता हो आपदा या किसी अकाल वगैरह की स्थिति में, ताकि लोगों को अनाज समुचित रूप में उपलब्ध कराया जा सके। और इस बात की भी संभावना व्यक्त की जाती है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से हमें सिक्कों के प्रमाण नहीं मिलते हैं, जो व्यक्त करता है कि हो सकता है कर अनाज के रूप में, जीन्स के रूप में लिया जाता हो। इस तरह से भी अन्नागार को हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें बच्चों तो मोहनजोदड़ो से हमें सभा भवन के भी प्रमाण मिले हैं। सभा भवन मोहनजोदड़ो से इसके प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से इसके प्रमाण, मोहनजोदड़ो से इसके प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से इसके प्रमाण मिले हैं सभा भवन का, जो स्पष्ट करता है कि सार्वजनिक परिचर्चा होती रही होगी। सार्वजनिक परिचर्चा होती रही होगी, होती रही होगी। इस बात की भी संभावनाएं व्यक्त की गई है कि सार्वजनिक परिचर्चा होती रही होगी। सभा भवन से इस बात का प्रमाण मिलता है और लोग इसमें सार्वजनिक महत्व के मुद्दे, प्रशासनिक मुद्दे, कानून व्यवस्था से मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे या जो भी शासन प्रशासन से संबंधित परिचर्चा होती थी वो होती रही होगी। या एक तरह से ये भी अनुमान कर सकते हैं कि सभा भवन है तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि जो शासन प्रशासन चलाने वाली कोई कैबिनेट हो, कोई कमेटी हो, कोई समूह हो, उन सब की बैठक इसमें होती रही होगी। क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इसमें मोहनजोदड़ो जो था वो एक बहुत बड़ा शहर था और एक राजधानी शहर के रूप में ये दर्ज किया गया है। तो इस बात की संभावना ज़्यादा व्यक्त की जाती है कि हो सकता है कि ये प्रशासनिक कार्यों के लिए भी, परिचर्चा के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता रहा हो। इसके अलावा अगर आप देखें सभा भवन के अलावा तो हमको गोदीबाड़ा के भी साक्ष्य मिलते हैं। गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा, लोथल से बच्चों गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। गोदीबाड़ा के साक्ष्य इस बात को व्यक्त करते हैं कि जहाज़ों का आवागमन था, जहाज़ों का आवागमन था। यानी कहने का मतलब यह है कि इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि समुद्री मार्गों से व्यापार वाणिज्य होता था। समुद्री मार्गों से व्यापार वाणिज्य होता था।
समुद्री मार्गों से व्यापार वाणिज्य होता था। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इंडस वैली को पढ़ाते समय जब आर्थिक गतिविधियों का वर्णन किया था तो मैंने इस बात को व्यक्त किया था कि हड़प्पा सभ्यता की नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित होने के कारण में और इसके सस्टेन रहने के मूल में एक बात यह भी थी कि व्यापार वाणिज्य फेवरेबल था, यानी निर्यात ज़्यादा होता था, आयात कम होता था। और यह व्यापार वाणिज्य स्थल मार्ग के साथ साथ जल मार्ग से भी होता था, जिसके प्रमाण गोदीवाड़ा दे रहे हैं जो लोथल में सिचुएटेड है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन था उसमें ज़्यादातर चीज़ों को देख सकते हैं। अब इस नगर नियोजन में एक बात और शेयर कर दूं बच्चों कि ये जो नगर थे ये राजधानी नगर थे, फिर व्यापारिक नगर थे दूसरे तरह के, और अन्य नगर में आप धार्मिक या अन्य सांस्कृतिक को भी अनुमानित आप कर सकते हैं। तो एक तरह से देखें तो 3 प्रकार के नगर दिखाई देते हैं। 3 प्रकार के नगर दिखाई देते हैं। 3 प्रकार के नगर दिखाई देते हैं। इस तरह से भी इसको हम देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में किस तरह से नगर संरचना थी। इसके अंतर्गत मैंने आपको स्पष्ट किया कि रक्षा प्राचीर की संकल्पना थी। नगर की दो संरचना देखने को मिलती है, जिसको इतिहासकारों ने दुर्ग टीले और नगर टीले के रूप में विभाजित किया है। दुर्ग टीले को रक्षा प्राचीर से घेरा गया था, नगर टीला को नहीं घेरा गया था। इसके बाद हमने आपसे शेयर किया कि कैसे सड़कों का एक जाल दिखाई देता है, ग्रिड पद्धति पर नगरों का विन्यास किया गया है, भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया है, नालियों के प्रमाण मिलते हैं, स्वच्छता सफाई इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया गया है कि किस तरह से ये अपने भवनों में जो 1 मंजिले 2 मंजिले होते थे, जिसमें स्नानागार, रसोई घर और दरवाजे, खिड़कियाँ, रोशनदान ये सब बनते थे। घरों के बीचों बीच आंगन होता था, घरों में ही कुएं होते थे जो पानी का स्रोत था। इन पानी को रसोई और स्नानागार में इस्तेमाल किया जाता था। और ये पानी जो गंदे पानी होते थे नालियों के थ्रू, छोटी छोटी नालियाँ जो ढकी होती थी, पक्की ईंटों से बनी होती थी, ये छोटी छोटी नालियों के थ्रू पानी बहता था और जाके बड़ी नाली में मिल जाता था। नालियों को ढक के रखना स्वच्छता का दृष्टिकोण व्यक्त करता है। इसके अलावा आप देखिए कि भवनों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। भवन भी अगर आप देखिए तो 2 प्रकार के थे, सार्वजनिक महत्व के भवन थे, निजी महत्व के भवन थे। सार्वजनिक महत्व के भवनों में जैसे मैंने आपको बताया, बृहत स्नानागार को आप देख सकते हैं, अन्नागार को देख सकते हैं, सभा भवन को देख सकते हैं, पुरोहित आवास को देख सकते हैं कि पुरोहितों के लिए आवास बनाए गए थे। ये बातें स्पष्ट करती हैं कि नगर नियोजन में कितनी समृद्धता थी, कितना समुन्नत था कि जीवन के विकसित स्वरूप को अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास में देखें तो हड़प्पा सभ्यता में मिलता है, जो भारतीय इतिहास के लिए एक गौरवपूर्ण बात है। तो इस तरह से हम हड़प्पा कालीन नगर नियोजन को देख सकते हैं, जो वास्तुकला का प्राचीनतम तो नहीं कहेंगे क्योंकि पाषाण काल में भी कुछ चीज़ें हुई हैं, थोड़े बहुत निर्माण कार्य हुए हैं उपकरणों का, लेकिन वास्तुकला का व्यवस्थित विकसित रूप हमें नगर नियोजन के रूप में हड़प्पा काल से मिलता है, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये रहा हड़प्पा कालीन नगर नियोजन का स्वरूप। ये मुख्य परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है कि ये नगर कैसे थे, जिनको आप इस रूप में सारी विशेषताओं के थ्रू, मैंने यद्यपि इसको काफ़ी डिटेल में बता दिया, आप पॉइंट बना के इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसको आप व्यक्त कर देंगे तो सारा आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा जो है हड़प्पा कालीन नगर का स्वरूप।